नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास जो है उस पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, यानी 55 क्लासें हो चुकी है। आज की क्लास आप देख सकते हैं 56वीं क्लास नहीं है, बल्कि 55 क्लास के बाद में एक स्पेशल क्लास दी है, क्योंकि इस क्लास में जैसे आप देख सकते हैं दलित कहानीकार एवं भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित जो कहानियाँ जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, इसके अलावा अपने प्रमुख महिला रचनाकार, तो दलित कहानियां, भारत पाकिस्तान त्रासदी को लेकर लिखी गई कहानियां और प्रमुख महिला रचनाकार जिनकी कहानियां एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनको आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो शानदार क्लास है, लेकिन उससे पहले एक बार ज़बरदस्त तरीके से सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हिंदी के जब आप प्रमुख महिला रचनाकार पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं इनको, है ना, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की दो कहानियां हैं, एक है बिखरे मोती और एक है उन्मादिनी। दोनों ही अपने आप में जो है वो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। दोनों की दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट कहानियां। लेकिन केवल ये दो ही कहानियां हैं क्या, बिखरे मोती और देखो, किसी का भी अगर कोई सामान बिखर जाएगा, किसी के भी मोती बिखर जाएंगे, तो वो उन्माद की स्थिति में तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा क्या, आएगा। इसी तरह से इनकी एक राही कहानी है। राही कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, राही कहानी। इस राही कहानी में है क्या, राही कहानी में एक भिखारिणी होती है ना, मतलब एक महिला भिखारी होती है, यूं मान लीजिए, जो पेट भरने हेतु, पेट पालने हेतु, बच्चों का, परिवार का पालन पोषण करने हेतु चोरी करती है, और उस चोरी करने के बाद, चोरी करती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो वो जेल में जाती है तो वहां पर उसे एक क्रांतिकारी महिला अनीता मिलती है, जिसका क्या नाम होता है, इसमें एक पात्र है जिसका नाम होता है अनीता, नाम की एक पात्र है, वो मिलती है। और वो भिखारिणी जो होती है वो उस क्रांतिकारी महिला, जो अनीता नाम होता है, उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। वो उसे कहती है कि अपने जीवन, ये जो छोटा सा जीवन है, इसको केवल समाज सेवा में समर्पित कर दो, तब जाके कहीं तुम्हें इस जीवन का मूल्य जो है प्राप्त होगा। तो बहुत ही शानदार कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, है ना। और ये इनके कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, ये इनका कहानी संग्रह, इसमें छपी थी। राही किसमें छपी थी, सीधे साधे चित्र में छपी थी, ठीक है। कृष्णा सोबती की शायद हमने कहानियां पढ़ ली थी, लेकिन आप एक देखेंगे कहानी है बादलों के घेरे। खैर, बादलों के घेरे है, चलिए मान लिया। आगे दो कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। एक है सिक्का बदल गया। क्या है, सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, ये कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में एक है मित्रों मरजानी। क्या कहानी है, मित्रों मरजानी। दोनों ही कहानियां अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको इस पहले मित्रों मरजानी के बारे में बताऊं, इसे कहा जाता है ये कहानी कम लघु उपन्यास ज्यादा है, मतलब ये कहानी कम लगती है और लघु उपन्यास जो है वो ज्यादा लगती है, इसके बारे में ये बात कहा जाता है। और इसमें, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, इसे लघु उपन्यास ज्यादा कहा जाता है। यानी कृष्णा सोबती की किस कहानी को लघु उपन्यास कहा जाता है, इसमें एक स्त्री पर बलात् जो यौन वर्जनाएं हैं उनको लेकर लिखी गई कहानी है। स्त्री को कितने कष्ट सहने पड़ते हैं उनके बारे में जो चर्चा की है कृष्णा सोबती ने। तो मित्रों मरजानी, जिसे एक लघु उपन्यास कहा जाता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मतलब एक मतलब यूं कह सकते हैं, स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं को अभिव्यक्त करने वाली कहानी जो है वो है मित्रों मरजानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, लघु उपन्यास है। क्या है ये, लघु उपन्यास है। अब जैसे ये सिक्का बदल गया की बात करूं, ठीक है, तो ये सिक्का बदल गया इस बादलों के घेरे कहानी संग्रह में छपी हुई कहानी है। ये है कहानी संग्रह। ये क्या है, कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह, बादलों के घेरे, ये तो है कहानी संग्रह। इस कहानी संग्रह में कहानी है सिक्का बदल गया, और ये सिक्का बदल गया जो है विभाजन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। विभाजन पर लिखी गई कहानी है।
समझ गए? तो सिक्का बदल गया विभाजन पर लिखी गई कहानी है। मित्रों मरजानी इंपॉर्टेंट कहानी है। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक हृदय भिखारिणी स्त्री द्वारा हृदय परिवर्तन करने की कथा है। वो उसे जन कल्याण, गरीबों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार करती है। फिर बात करेंगे उषा प्रियवंदा की। किसकी बात करेंगे? उषा प्रियवंदा की। आपने नाम सुना होगा, देखिए आप नोट कर लेना, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो पेपर में आने के लायक है। उषा प्रियवंदा, जिंदगी और गुलाब के फूल। भाई जिंदगी भी एक गुलाब के फूल की तरह है ना? आनंद लोगे तो आनंद आएगा, और उसकी पत्तियों को तोड़कर अगर बिखेर दोगे तो बिखर जाएगी। जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा फिर बसंत आया। जिंदगी और गुलाब के फूल जब एक कोई दूसरा ले गया, जिंदगी और गुलाब के फूल जब एक कोई दूसरा ले गया तो एक बार फिर बसंत आया। कितना बड़ा झूठ! ऐसा थोड़ी होता है कि कोई फूल ले जाए फिर बसंत आता है, फिर फूल ले जाए फिर बसंत आता है, नहीं। तो जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ! तो आपने ये देख लिया। अब इनकी एक कहानी पढ़ते हैं। एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, वो भी आपको बताते हैं। वो कहानी है, उसका नाम है वापसी। क्या है कहानी? वापसी कहानी। ये कहानी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक कहानी है, क्योंकि इस कहानी में क्या वृद्ध विमर्श है। मैं देखो वृद्ध विमर्श कैसे बताऊं आपको, आप इसको यूं समझिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है, एक पात्र है गजाधर बाबू। क्या नाम है बाबू का? गजाधर बाबू। गजाधर बाबू हो जाते हैं रिटायरमेंट। 60 के वर्ष में गजाधर बाबू हो जाते हैं रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट से जब वो ऑफिस से घर की ओर वापसी करते हैं, क्या करते हैं? ऑफिस से घर की ओर वापसी करते हैं, तो उन्हें मतलब कुल मिला के घर में आते हैं, तब वो देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में उनकी जो जिंदगी है वो पहले जैसी नहीं रही, है ना? इस पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसे लगता है कि परिवार में जो उसका सम्मान पहले था वो अब नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि शायद मुझे लगता है इनको भी पेंशन नहीं मिलती होगी, बाकी जिनको पेंशन मिलती है उनका सम्मान तो उतना अभी तक बना हुआ है। तो कुल मिला के वापसी, वृद्ध विमर्श, गजाधर बाबू। समझ गए बात आप? तो ये वापसी कहानी। अच्छा, वापसी कहानी एक व्यक्ति की ओर लिखे, चंद्राधर, जिनका नाम है वापसी कहानी चंद्रगुप्त विद्यालंकर। एक वापसी कहानी और लिखी हुई है, चंद्रगुप्त विद्यालंकर नाम से एक लेखक है, आधुनिक लेखक हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकर वापसी नाम से एक कहानी लिखी गई है, जो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका पर लिखी गई है। यह कहानी वृद्ध विमर्श पर लिखी गई है, जबकि वो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका पर लिखी गई कहानी है। अब आप देखो, जानते हैं कि कृष्णा सोबती की और भी बहुत सी कहानियां हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? वो 3-4 कहानियां ऐसी है जो भारत पाकिस्तान त्रासदी पर लिखी हुई है। उषा प्रियवंदा की बहुत कहानियां, लेकिन जो पेपर में आने लायक है हम सिर्फ वही बताएंगे। ऐसे तो फिर वो किताब पूरी की पूरी मैं यहाँ छाप दूं और पूरी किताब करवा दूं। जैसे पूरे किताब के जो पेज हैं उसको क्या करते हैं, उसे पीडीएफ बनाई, उसका स्कैन किया, पीडीएफ बनाई और पीडीएफ लाके खोल दूं, तो वो आनंद की बात नहीं है। बस जो परीक्षा में आने लायक लगता है वो। अच्छा चलो सर, क्या जरूरी थोड़ी है सर इसमें से ही पेपर में आ जाएगा? क्या हाँ, ये सही बात है, क्या जरूर थोड़ी है इसमें से पेपर में, लेकिन ये जरूर है कि अगर बाकी 3 ऑप्शन इनमें से हुए तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस प्रश्न का उत्तर जो है कोई और है, कि ये 3 तो जो है, मान लो ऑप्शन में एक ये है, एक ये है और एक ये है, और आपसे पूछा गया कि निम्न में से उषा प्रियवंदा की कहानी कौन सी है, तो आपको पता चल गया ये तो मन्नू भंडारी की है, ये तो हमने पढ़ रखा है, गुलमोहर के गुच्छे मंजुल भगत की है, कितनी कहते मृदुला गर्ग की है, लेकिन चौथी हमने कभी पढ़ी नहीं थी। इसका मतलब 100% चौथी है। क्यों? सर ने तो नहीं करवा रखी, लेकिन सर ने ये 3 तो करवा रखी है। तो हम कई बार आंसर अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम फ्रंट से ही निकालें। इसीलिए तो कहते हैं रणनीति, यही तो होती है रणनीति, कि किसी भी तरह से हमें आंसर तक पहुंचना है। तो चलिए, मन्नू भंडारी, मैं हार गई यही सच है, मैं हार गई, कल हमने बात की थी, मैं हार गई यही सच है, क्योंकि मुझे 1 प्लेट सैलाब दिया गया था और 3 निगाहों की तस्वीर जो है वो त्रिशंकु कहलाती है। हमने ये बात कल भी की थी मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी के बारे में इसमें विशेष नहीं है, एक चीज जरूर बताऊंगा। एक इनकी कहानी है, मन्नू भंडारी, एक ने आकाश नाई, एक ने आकाश
नाई, ये इनकी कहानी का नाम है, एक ने आकाश नाई, है ना। तो इस पर हिंदी फिल्म बनी हुई है जीना यहां, इस पर जो है फिल्म बनी हुई है और फिल्म का नाम है जीना यहां। ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, एक ने आकाश नहीं, इस पर जीना यहां पिक्चर बनी। एक इनकी कहानी और भी है, रानी मां का चबूतरा। ये एक वृद्धा की कहानी है और बहुत ही मतलब हृदय विदारक कहानियों में से एक कहानी कही जाती है, जिसमें एक असहाय मजदूर जो स्त्री होती है वो किस प्रकार से अपना दरिद्र और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए भी अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कहानी है, रानी माँ का चबूतरा। ठीक है, मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु और रानी माँ का चबूतरा। तो ये सारी चीजें हो जाए। फिर बात करते हैं अपन मंजुल भगत की। मंजुल भगत की, देखो महिला कहानीकार हैं और सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो, एक प्रश्न इसमें से ज्यादा नहीं आता। आज की पूरी क्लास में से एक प्रश्न पक्का आता है, एक से ज्यादा नहीं आते लेकिन एक पक्का आता है, एक से कम भी नहीं आते। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट ही है। मंजुल भगत की है, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, आत्महत्या के पहले, सफेद कौवा अंतिम बयान दे रहा था। गुलमोहर के गुच्छे पर बैठा हुआ सफेद कौवा, गुलमोहर के गुच्छे पर बैठा हुआ सफेद कौवा आत्महत्या के पहले अंतिम बयान दे रहा था कि मैंने मंजुल भगत को इंद्रधनुष तोड़ते हुए देखा, यानी टूटा हुआ इंद्रधनुष जो है मंजुल भगत के हाथों में देखा। तो आप इसको फिर याद कर सकते हैं कि गुलमोहर के गुच्छों पर बैठा हुआ सफेद कौवा, गुलमोहर के गुच्छों पर बैठा हुआ सफेद कौवा आत्महत्या के पहले अंतिम बयान दे रहा था कि उसने टूटा हुआ इंद्रधनुष मंजुल भगत के हाथ में देखा। तो ये मंजुल भगत की जो है इंपॉर्टेंट कहानी है, जिसमें से आत्महत्या के पहले और कहा जाता है ये सफेद कौवा, ये दोनों ही इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियां है। ठीक है, इनके बारे में विशेष कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताया जाए। आइए, कितनी कैदें और मेरे देश की मिट्टी, आहा, ये इनकी कहानी है। एक कहानी और है, मेरे देश की मिट्टी आहा, कितनी कैदें मेरे देश की मिट्टी आहा, है ना, कितनी कैदें मेरे देश की मिट्टी आहा। इसके अलावा एक कहानी और बता देता हूं आपको, जो आपको याद रह जाएगी, और कैसे याद रह जाएगी बताता हूं। इनकी एक कहानी है अगली सुबह। क्या कहानी है? अगली सुबह। और ये अगली सुबह जो कहानी है ये कब लिखी गई थी? ये किस सुबह की बात हो रही है? जब इंदिरा जी की मृत्यु हुई, जब इंदिरा जी को जो हत्या हुई, उस दौरान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जो सुबह हुई, उस सुबह को लेकर कहानी लिखी गई है। वो कितनी भयानक रही होगी कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री है उनके साथ ऐसा हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि अगली सुबह मृदुला गर्ग की कहानी है, जो अगली सुबह इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात की सुबह की बात कही गई है इसमें। ठीक है, मृदुला गर्ग, कितनी कैदें मेरे देश की मिट्टी आहा। तो ये है मृदुला गर्ग। तो ये महिला कहानीकार जो हैं, इंपॉर्टेंट महिला कहानीकार हैं, और आपने इनको पढ़ा अच्छे से सेट किया होगा। ठीक है, चलो अब और देखते हैं। ममता कालिया सीट नंबर 6 पर बैठी है, जांच अभी भी जारी है, बोलने वाली औरत ने मुखौटा लगा रखा है। ममता कालिया, आप जानते हैं, रविंद्र कालिया ने 9 साल छोटी पत्नी को एक काला रजिस्टर देकर गली गूंचे में गरीबी मिटाने के लिए भेजा था। बांकेलाल ने कहा जरा सी रोशनी तो कर ले। तो कुल मिला के ये कहाँ गई हुई थी ममता कालिया? ये गए हुए थे गरीबी मिटाने के लिए, जांच करने के लिए गरीबी कितनी है भारत में। तो सीट नंबर 6 पे बैठ के गई थी और उन्होंने कहा जांच अभी भी जारी है, क्योंकि एक बोलने वाली औरत ने मुखौटा लगा रखा है, तो वो जब तक मुखौटा नहीं हटाएगी तब तक पार नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के आप रविंद्र कालिया और ममता कालिया को, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, जिससे आपको दोनों याद आ जाएंगे, ठीक है। तो सीट नंबर 6, जांच अभी भी जारी है, बोलने वाली औरत ने क्या लगा रखा है? मुखौटा लगा रखा है। चित्रा मृदुगल, लाक्षागृह, जिनावर को भूख लगी है और पेंटिंग अकेली है। लाक्षागृह में बैठा हुआ जिनावर भूखा है,
लाक्षागृह में बैठे हुए जिनावर को भूख लगी है और पेंटिंग अकेली है। अब मुझे बताओ वो जिनावर उस पेंटिंग को खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा नहीं खाएगा, आगे की बात, उसे डर लगेगा या नहीं लगेगा? तो लाक्षागृह में बैठा हुआ जिनावर जिसे भूख लगी है और एक पास में पेंटिंग जो है वो अकेली है, ये सबसे बड़ी बात है। पेंटिंग क्या है? अकेली है ना। मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा की है, ज्यादा खास कहानियां नहीं है। चिन्हार और गोमा हंसती है, गोमा हंसती है। तो ये दो इनकी कहानियां हैं, एक तो है चिन्हार और एक गोमा हंसती है। ये दो कहानियां इनकी जरूर याद रखना, चिन्हार और गोमा हंसती है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, ठीक है ना। मृदुला सिन्हा को शायद मैंने नहीं बताया अभी तक, मृदुला गर्ग बताया, हाँ ये रही, ठीक है। मृदुला सिन्हा, मृदुला सिन्हा की कहानी है अंतिम इच्छा। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा की अंतिम इच्छा थी कि बीजेपी छोड़ दूं, वैसे हमारे एक सिन्हा और है कि मैं, इनकी भी एक अंतिम इच्छा है, लेकिन देखते हैं किसकी अंतिम इच्छा पूरी होती है। तो कुल मिलाकर जो सिन्हा होते हैं, सोनाक्षी सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, मृदुला सिन्हा, इनकी हमेशा अंतिम इच्छा रहती है। बस हमें तो याद करना है, इनकी कोई सी भी इच्छा हो हमें क्या करना है, ठीक है। मधु कांकरिया जो 1957 समय है, इनको, इनमें मत उलझो, इनमें तो उलझना ही नहीं है, ठीक है। मधु कांकरिया ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। अंतहीन मरुस्थल और युद्ध और बुद्ध, दोनों ही मधु कांकरिया की बहुत प्रसिद्ध कहानियां मानी जाती है। अंतहीन मरुस्थल, युद्ध और बुद्ध, बस ये सबसे प्रसिद्ध कहानियां यही है, ठीक है। अंतहीन मरुस्थल और युद्ध और बुद्ध, ये दो कहानियां हैं। समझ गए बात आप? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट महिला कहानीकार हैं। इन महिला कहानीकारों को अगर आप एक बार रिवीजन, देखो रिवीजन में हर क्लास में बोलता हूं कि एक बार आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, ये जरूरी है। आप रिवीजन जो है कीजिए, क्योंकि ये जरूरी भी हो चुका है। अगर नहीं करोगे तो भूलते जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये सूचना भी मैंने दे दी कि कल से व्याकरण, जिन्होंने केवल व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसआई की, एलडीसी की, ग्राम सेवक की, पटवारी की, आगे आने वाली वैकेंसी, तो उन सब ने जो व्याकरण की टेस्ट सीरीज ले रखी थी, तो उनके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हमने कर दी है। और पहले टेस्ट का फीडबैक बहुत अच्छा है सर, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। और कोई गलती हो तो भी आप हमें बताएं ताकि हम उसके क्वेश्चन को सुधार करें। ये तो हुई बात, तो पहला रिस्पॉन्स अच्छा रहा। अब आप लोग जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन योद्धाओं की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और बहुत जल्द जो है वो शुरू होने वाली है। तो इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहें। आपको, आप में से बहुतों को शेड्यूल मैंने बता दिया है, फिर भी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। आप यहां देख सकते हैं, जो अपना पूरा कोर्स है वो निःशुल्क ही चलेगा, आपको अच्छे से मैंने बता रखा है ना। निःशुल्क हिंदी क्लासेस के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल आप जानते हैं, कोर्स पूरा निःशुल्क ही होगा, ये आप मान के चलें। अभी भी फोन आ रहा है, क्यों नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, तो वो पूछ रहे हैं सर कोर्स कहाँ मिलेगा। नहीं, कोर्स नहीं, पूरा कोर्स निःशुल्क है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई फालतू खराब होगा बच्चा, आपका साथी कोई गलत जगह फंसेगा, मतलब कोर्स के चक्कर में लेगा, फिर बोला सर आप कोर्स नहीं करवा रहे क्या ऐप पर। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हिंदी से संबंधित हर अभ्यर्थी के संपर्क में 15, 20, 25, 30, 50 स्टूडेंट संपर्क में हैं। आपसे यही निवेदन है कि उन्हें निजी, चाहे ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के उन्हें निजी रूप से अपने वीडियो का लिंक जरूर भेजें, ताकि वो भी निःशुल्क क्लासेस को पढ़ सके। और देखिए, आप ये ना सोचें कि ऐसी क्लासेस का पता नहीं चले वगैरह, कोई किसी के भाग्य नहीं छीनता, सबको आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा, वरना ये क्लासेस सार्वजनिक पड़ी है, सब देख तो नहीं रहे ना, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जरूरी थोड़ी है कि हम सब क्लासेस देखें। कुछ लोग स्टार्टिंग में 10-15 क्लासेस देख के छोड़ चुके हैं। रीजन क्या है? सर टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। ठीक है, आरपीएससी को भी टाइम नहीं है आपको सिलेक्शन करने का, समझ गए हो बात आप? तो आपको, अगर आप खुद नहीं दोगे अपनी मेहनत, तो आरपीएससी आपको जो है आप उसके पास, उसे तो कितना चाहिए, 2-1 हज़ार कैंडिडेट चाहिए, और फॉर्म भरे जाएंगे 3 लाख, तो उनमें से वो आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। खैर, आप तो यहां देखेंगे, तो आपका जो पहला टेस्ट होगा वो इस प्रकार से होगा, जिसमें इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, प्रवृत्तियों के प्रश्न आएंगे।
ये 1 जून को मिलेगा। सर टाइमिंग क्या रहेगी टेस्ट की? टेस्ट की टाइमिंग जो मैंने आपको बता दिया, सुबह 9-10 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा, है ना, 9-10 बजे कब मतलब अपलोड हो जाएगा, और आपको पूरा जो है दिन मिलेगा। समझ गए बात आप? टेस्ट सुबह 9 क्यों, सुबह 7 बजे अपलोड कर देंगे हम, तो ऐसी कोई बात नहीं है, 7 से 9 के बीच में कभी भी टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे बार बार मैसेज भी ना करें कि सर टेस्ट अपलोड हुआ नहीं, और तो हम ध्यान रखेंगे हो जाएगा। टेस्ट अपलोड होने के बाद आपको खूब समय मिलेगा, यानी रात को लगभग 8 साढ़े 8 तक का समय मिलेगा। कब तक का? 8 साढ़े 8 तक का समय मिलेगा, और आपको पूरा दिन मिलेगा। नेक्स्ट डे जब क्लास होगी ना, तो उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि अपना अगला टेस्ट 4 तारीख को होगा, तो 1 तारीख को है ना, तो 2 तारीख को जो क्लास होगी उसमें आपको बता देंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 टॉपर का नाम बताएंगे। ठीक है, टेस्ट सबको देना अनिवार्य है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। रासो, जैन, सिद्ध, नाथ काव्य का 4 तारीख को होगा, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का 7। ताकि इसका कारण यह है कि अभी हम लोग चल रहे हैं यहां पर कहानियां, आज कहानी की लास्ट क्लास है, फिर हम करेंगे उपन्यास, उपन्यास के बाद निबंध, नाटक, संस्मरण, है ना, रेखाचित्र, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, एक एक विधाएं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे काव्य शास्त्र। ठीक है, काव्य शास्त्र के बाद में इसमें फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जैसे वो स्नातकोत्तर पाठ तो अभी तक डाला ही नहीं है, सारा कोर्स होगा, आप चिंता ना करें। और इसमें टेस्ट शेड्यूल और बढ़ेगा। ये तो कितने हैं? ये तो सिर्फ 30 टेस्ट हैं, अभी तो टेस्ट होंगे आपके 100 से ज्यादा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, उसके बाद इस तरह से चलता रहेगा, तो आपको पीछे वाला आप भूल ना जाओ, तो वो रिवीजन होता रहेगा। और गैप दिया 1, 4, 7, 12, 15, 18, 21, 24, 27, तो हर चीज में गैप दिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा तैयारी करने का समय मिले। अब इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही एक चीज और भी बताता हूं आपको कि ये तो टेस्ट है 1 तारीख को, 4 तारीख को, 7 तारीख को, 12 तारीख को, ये तो टेस्ट होंगे ही होंगे। अब सर हमारे जैसे 2-3 गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो सर इसका कोई सॉल्यूशन आप निकालो। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं, आप देखिए, इसका सॉल्यूशन भी देखो, मैं आपको बताता हूं, ये है, हाँ ये देखिए, इसके लिए मैंने आपका गैप नहीं रहे, आपकी कंटिन्यू नहीं टूटे, इसके लिए मैंने एक तरीका और निकाला है, इसमें शायद दिया हुआ नहीं है। ठीक है, खैर आप यहां समझ जाओगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें ये जो वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो व्याकरण के टेस्ट हैं, आपके हिंदी पॉइंट पर जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें व्याकरण के टेस्ट और उनकी डेट सामने लिखी हुई है। तो जैसे 1 तारीख को होगा आपके साहित्य का, तो 2 तारीख को हो जाएगा वर्ण विचार का, 3 को हो जाएगा संज्ञा का, फिर 4 को वापस वो साहित्य का टेस्ट, तो 5 को ये हो जाएगा, ताकि आपके टेस्ट कंटिन्यू रहे, आपको स्पेस ही नहीं मिले कुछ सोचने का, आपके दिमाग में यही रहे कि हाँ, जैसे खाना डेली खाना जरूरी है, एक वो रूटीन वर्क है, घर का काम करना रूटीन वर्क है, वैसे ही आपका ये रूटीन वर्क बना दिया 3 महीने के लिए। 3 महीने लगातार टेस्ट दोगे, 100 टेस्ट हैं, और 100 टेस्ट हैं तो ऑब्वियसली आप जानते हैं पर डे 1 टेस्ट होता है, तो 3 महीने लग जाते हैं। तो कुल मिला के मेरी ओर से जितना प्रयास मैं कर सकता था मैंने किया है, और शानदार टेस्ट सीरीज का जो है आगाज भी हो चुका है, तो आप लोग जरूर लें। अच्छा, लेनी कौन सी है? देखो सीधी सीधी बात है, आप सबसे पहले तो एक काम करना, क्लास नंबर जो 30 है अपनी, जो ये 55 क्लास के बाद स्पेशल क्लास है, इस क्लास नंबर 30 को देख लेना एक तो, या एक मैंने टेस्ट सीरीज का वीडियो डाल रखा है उसको देख लेना, आपको सारी रामायण समझ आ जाएगी। ठीक है ना, क्लास नंबर 30 या टेस्ट सीरीज का वीडियो देख लेना। अभी ये जब क्लास खत्म होगी तो यहाँ नीचे आ जाएंगे दोनों, उसका लिंक आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके इन दोनों को देखना, आपको पूरी समझ आ जाएगी कौन सी टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है ना। क्योंकि कुछ लोग केवल फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम तो अगला साल आने वाली सारी भर्तियों की तैयारी करेंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए फालतू बार बार पैसे न लगाने पड़े, इसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, और उसमें जो संपूर्ण कोर्स वाली जो है टेस्ट सीरीज, उसमें कोर्स भी है, नोट्स भी मिलेंगे आपको, अपने क्या कहते हैं उसे, टेस्ट की संख्या 150 से ज्यादा जाएगी, तो आप वो सबसे बेस्ट वो है, मेरा व्यक्तिगत मानो वो ले लेना, पछताओगे नहीं। और फिर बाद में होगा सर सेकंड ग्रेड ले ली थी, पहले फर्स्ट ग्रेड आ गई, हमारे कन्वर्ट कर दो, छूट दे दो, फिर ऐसी कंडीशन पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं हम दलित रचनाकारों। जो दलित रचनाकार हैं उन्होंने दलितों की पीड़ाओं को उठाया, उन्होंने क्या उठाया? दलितों की पीड़ाओं को उठाया। तो ऐसे कौन कौन से लेखक हैं
जिनको हमें नेट सेट फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड वगैरह में पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है सलाम, है ना, आप जानते भी हैं। इन्होंने जो दलित विषयों को लेकर लिखी गई कहानियां हैं उनमें लिखा 25 चौका 150, 25 चौका 150, जबकि 25 चौक तो 100 होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जो है दलित जो है वो पीड़ा भोग रहे थे और उनसे 25 चौका 150 रुपये लिए जा रहे थे। मैं ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, मेरा किसी कोई सामाजिक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, समझ गए ना। तो उनसे क्या हो गया, बोलते कि किसके कितने हुए, बोला 25 हो गए, एक के 25 और 25 चौका 150, ला 150 रुपये दे, जबकि उसके होते कितने थे 100। यानी उनको कहीं ना कहीं जो है ठगा गया, इसलिए 25 चौका 150। मैंने सिर्फ याद करने का तरीका बताया है। सलाम इनकी 2000 में लिखी गई कहानी है सलाम। एक इनकी कहानी घुसपैठिए, इनका घुसपैठिए यानी घुसपैठिए कोई बाहर के नहीं, हमारे देश के ही घुसपैठिए जो अपने लोगों के बीच रहकर घुसपैठ कर रहे हैं, अपनों को अपना नहीं समझते हैं, है ना, ऐसे लोगों की बात हो घुसपैठिए। उसके बाद प्रमोशन, आज समय ऐसा आ गया कि प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाता है ना। बैल की खाल यानी एक तरह से उनका जीवन, जिस प्रकार बैल के मर जाने के बाद खाल का कैसा होता है वैसा ही उनका जीवन हो रखा था। छतरी, बेचारे छतरी में अपना जीवन यापन करते थे। तो ये जो कहानियां याद करने का तरीका है, इन्हें सिर्फ याद करें, दिमाग में रखें। और 5-7 लेखक हैं, 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह प्रश्न आ जाए कि ये कहानी किसकी है, तब तो नॉर्मल प्रश्न माना जाता है। 4 कहानियां देकर आपसे पूछे निम्न में से कौन सी दलित कथानक को लेकर लिखी गई कहानी है, तब दिक्कत होती है। तो आप तो याद रहना चाहिए कि 25 चौका 150 दलित ही करते थे, सलाम दलित ही करते थे, घुसपैठिए दलितों के बीच में जो थे वो कुछ घुसपैठिए थे, प्रमोशन उन्हीं का होता था, बैल की खाल से जीवन यापन करते थे छतरी के नीचे रहकर। तो आप याद रखें कि ये कहानियां दलितों को लेकर लिखी गई है। हैरी कब आएगा, साजिश अहिल्या की। हैरी कब आएगा, ये साजिश है अहिल्या की। बात समझ गए आप, हैरी कब आएगा साजिश है अहिल्या की। तो ये सूरजपाल सिंह चौहान की कहानी है, ठीक है। शिवराज सिंह बेचैन, अस्थियों के अक्षर, आप इसको याद रखें, अस्थियों के अक्षर, ठीक है। अस्थियों के अक्षर, बताओ, अस्थियों के भी अक्षर बना दिए गए। बेचारे भूख प्यास और इतने प्रताड़ित हुए कि अस्थियां तक दिखने लग गई, अस्थियों में अक्षरों की बनावट दिखने लग गई। शोध प्रबंध किया गया, उन अस्थियों का शोध किया गया, तो उसमें से निकले क्या, अक्षर, क्योंकि ये भी पढ़ना चाहते थे। सत्य प्रकाश रक्त बीज से सायरन बजा दिया। सत्य प्रकाश ने, कितना शानदार है, सत्य ने रक्त से सायरन बजा दिया। सत्य के रक्त से ही सायरन बजा, सत्य के रक्त से सायरन बजा। प्रेम कपाड़िया की हरिजन कहानी जो है, ये भी दोस्तों क्या है, दलित कथानक को लेकर लिखी गई है, ठीक है ना, ये भी दलित कथानक को लेकर लिखी गई। शिवराज सिंह बेचैन, अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध, सत्य प्रकाश की है रक्त भी सायरन। अब आप बोलोगे सर आपके नोट्स में इस तरह के कोई नहीं दिया हुआ, मैंने क्या कहा था। अच्छा, एक मैं अपनी बता भी देता हूं, गद्य विधाओं में एक्स्ट्रा लिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, बाकी रीतिकाल आधुनिक काल तक, और इसके अलावा जैसे मैं आपको काव्य शास्त्र दूंगा, काव्य शास्त्र के नोट्स अभी तक पूरे मैंने अपलोड नहीं किए हैं, तो उसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। मैं आपको जब पत्रों के औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, निविदा और कार्यालय पत्र इनके दूंगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा। मैं जब आपको अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत दूंगा, साधारणीकरण दूंगा, काव्य लक्षण दूंगा, रस दूंगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन गद्य विधाओं में लिखना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये आपके हाथों से बार बार लिखवानी है, और ये जब पूरी लिख लो आप, वैकेंसी अभी थोड़ी सी लेट होगी, 2 महीने तक वैकेंसी नहीं है, जून और जुलाई तक आप निश्चिंत रहें, असिस्टेंट प्रोफेसर कभी भी आ सकती है। तो आप जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार ये जब गद्य विधाएं पूरी हो जाए और जब अपने टेस्ट में नंबर आए इनका, तो याद करना, कैसे याद करना है तरीका बता देता हूं कि जब जैसे आप परसों गद्य कहानी विधा का टेस्ट है, तो आज और कल 2 दिन लिखना, पूरा एक रजिस्टर ले लेना, उसमें कहानियां पूरी अपने हाथ से लिख लेना सिस्टमेटिक ढंग से। जैसे मैं बीच बीच में कुछ लिखा देता हूं तो वो वहीं आप ऐड कर लेना,
अपनी हाथ से एक बार कहानियों के नोट्स और बना लेना। तो सर फिर हमने नोट्स दिया, अरे नहीं, एक बार बना लिया, अब उसको देख देख के बनाओ। इसको देख देख के कब तक बनाओगे? उसको देख देख के बनाना है। तो प्रेम कपाड़िया हरिजन, यानी डिंपल कपाड़िया की बहन प्रेम कपाड़िया को हरिजन से प्रेम हुआ, समझ गए? डिंपल कपाड़िया की बहन जो है, उसको जिससे प्रेम हुआ वो हरि का जन था, अर्थात हरिजन यानी ईश्वर का है जो, वही तो होता है हरिजन। हरिजन र प्रेम कपाड़िया, ये हैं दलित कहानीकार। ठीक है, अब जो कहानियां हम पढ़ेंगे वो है भारत पाकिस्तान त्रासदी को लेकर। ये क्वेश्चन भी आप जानते हैं आते हैं। तो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित जो है कहानियां, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, इतने उग्र हो गए भारत पाकिस्तान की त्रासदी को लेकर कि एक कहानी लिख दी, चौड़ा घूरा खुदा राम। मतलब देखिए, यानी खुदा भी है और राम भी है, खुदा राम, कुल मिला के खुदा और राम का बंटवारा कर दिया गया कुछ चंद लोगों की घटिया राजनीति के कारण। चंद लोगों, खुदा के सामने जब तुम जाओगे, इस भारत के टुकड़े करके एक टुकड़ा तुम ले जाओगे, तो तुम क्या मुंह दिखाओगे पाकिस्तानियों? खुदा के सामने जब तुम जाओगे और हमारे भारत के टुकड़े है ना, है तो क्या वो भारत पाकिस्तान दो टुकड़े हुए थे। अरे भारत पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए थे, टुकड़ा तो भारत का हुआ था कि एक पाकिस्तानियों को दे दिया गया, है ना। खुदा के सामने दोजक की आग, ये आग जलती रहेगी और आज भी जल रही है, ये आग बुझी नहीं है। मलंग, अब शाप लगा है पाकिस्तानियों को, किनका? जिन मजलूम लोगों को भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मारा गया, उनका शाप लगा है कि आज भीख मांगने के लिए की नौबत आ गई है ना। मलंग, शाप, दोजक की आग, खुदा के सामने खुदा राम, चौड़ा घूरा, और ईश्वर के द्रोही हैं वो पाकिस्तानी। तो ये लीजिए, हम इस तरह से पांडे बच्चन शर्मा उग्र की रचनाओं को याद रख सकते हैं। खुदा राम, खुदा के सामने, चौड़ा घूरा, शाप, मलंग, ईश्वर द्रोही और दोजक की आग, ये भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई कहानियां हैं और पांडे बच्चन शर्मा उग्र की है। उपेंद्र नाथ अश्क, चारा काटने की मशीन और टेबल लैंड। उपेंद्र नाथ अश्क रोते रोते जब भारत में आए, क्योंकि पहले उनका घर उस साइड था, वास्तव में नहीं था, मैं तो स्टोरी बना रहा हूं, पहले उनका घर उस साइड था, इस साइड जब आए रोते रोते, तो बोला कि कुछ सामान ले चलते हैं भारत में। तो बोला क्या लेके जाओगे? बोला एक तो चारा काटने की मशीन और एक टेबल लैंड, दो ही चीज लेके जाऊंगा। तो अश्क बहाते बहाते क्या लाए थे? चारा काटने की मशीन और टेबल लैंड। अज्ञे ने भी भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर कहानियां लिखी। लेटर बॉक्स, अरे आप अज्ञे की तो वो कहानी है, कौन सी है? शरणदाता, ये आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। शरणदाता में जो पाकिस्तानी पहले मित्रता निभाता है, अपने घर में उसे रोक कर रखता है, बाद में अपने मित्र के यहाँ भेज देता है, वहां पर भी उसे मारने की कोशिश की जाती है और वो अब भाग चलता है ना। लेकिन वहां पर भी मानवता दिखाई है कि उस घर में बाकी सारे मारने का प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन वहां की जो बेटी होती है वो उन्हें एक चिट्ठी लिख के भेज देती है। कि क्या लिखती है उस चिट्ठी में? कि खाना कुत्ते को डालकर ही खाइएगा, कुत्ते को खिलाकर ही खाइएगा। इससे समझ जाता है। शरणदाता, बदला, रमंत्र तत्र देवता, वो देवता कहाँ रमते हैं? भारत में, पाकिस्तान में नहीं रमते हैं। रमंत्र तत्र देवता, जो बदला लेगा, रमंत्र तत्र देवता, बदला भारत ने लिया, आज कटोरे पकड़ने को मजबूर कर दिया, इसीलिए रमंत्र तत्र देवता। लेटर बॉक्स और शरणदाता। अमृतलाल नागर, आदमी जाना अनजाना। अमृतलाल नागर ने कहा कि यार ये आदमी जाना अनजाना लग रहा है, मैं इससे हेल्प मांगू या नहीं मांगू? कल को फिर वही हालत हो जो अज्ञे की हुई थी कि उनको शरणदाता कहकर रख लिया गया, बाद में मारने की कोशिश की। तो अमृतलाल नागर ने कहा, नागर यूं कह सकते हैं चतुर, तो अमृतलाल जो है वो बड़े चतुर थे।
इसीलिए उन्होंने कहा यार आदमी जाना अनजाना लग रहा है, इसकी हेल्प लूं या नहीं लूं, इसकी हेल्प लूं या नहीं लूं। मोहन राकेश मलबे का मालिक, ये भी भारत पाकिस्तान को लेकर लिखेगी, ये तो आप सबको पता भी है। तो जो नागरिक चतुर हैं उसने कहा आदमी जाना अनजाना। आगे के लेटर बॉक्स में शरणदाता ने एक चिट्ठी डाली कि जहां बदला लिया जाएगा वहीं रमंत्र देवता, रमंत्र तत्र देवता। और उग्र का बता दिया, चोड़ा घूरा खुदाराम वगैरह है ना। कमलेश्वर के है भटके हुए लोग धूल उड़ जाती है, भटके हुए लोगों के पैरों से धूल उड़ जाती है, भटके हुए लोगों के पैरों से धूल उड़ जाती है ना। और भटके हुए लोग कहाँ, वो लोग जिनको नहीं पता था कि अब कहाँ जाएं, पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जा रहा था, हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं था। आज भी हमारी बॉर्डर पर इस तरह के लोग खूब बैठे हैं, उनकी कोई संभाल वगैरह नहीं है ना, जबकि होनी चाहिए। भटके हुए लोगों के पैरों से क्या हो जाती है, धूल उड़ जाती है। महीप सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से कहा बेटा पानी और पुल तो हमारे पास है, तुम लोग प्यासे ही मरोगे। महीप सिंह, महीप यानी राजा, राजा ने क्या कहा कि पानी और पुल तो हमारे पास है। विष्णु प्रभाकर की एक है मुरब्बी, तांगे वाला, देशद्रोही, पड़ोसी, मेरा वतन। मेरे वतन का मुरब्बी खाने वाला, तांगे वाला, मेरे वतन में मुरब्बी खाने वाला मेरा पड़ोसी जो तांगे वाला था वो देशद्रोही निकला, है ना। विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि मेरे वतन में मुरब्बी खाने वाला मेरा पड़ोसी जो तांगे वाला था देशद्रोही निकला। ये कहानियां हैं विष्णु प्रभाकर की। सिक्का बदल गया, मेरी मां कहां है। कृष्णा सोबती ने कहा सिक्का बदल गया और मेरी मां जो है वो कहां है। ये किसकी है, कृष्णा सोबती। मैंने कहा ना सिक्का बदल गया, अभी आपको बताई, और मेरी मां कहां। ये कहानी भी बहुत बढ़िया है कृष्णा सोबती की, और ये भी भारत पाकिस्तान की त्रासदी को लेकर लिखी गई कहानियों में से एक है ना। सिक्का बदल गया, मेरी मां कहां है। सिक्का बदल गया, मेरी मां कहां है, डरो मत। एक कहानी और भी है, सिक्का बदल गया, मेरी मां कहां है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा। सिक्का बदल गया, मेरी मां कहां है, मैं डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये चारों कहानियां इन्होंने भारत पाकिस्तान की त्रासदी को लेकर ही लिखी गई है ना। देश विभाजन को लेकर लिखी गई है कि किस तरह से हमारे देश का विभाजन कुटिल राजनीति के कारण हुआ। सिक्का बदल गया, मेरी मां कहां, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नासिरा शर्मा, सरहद के इस पार। नासिरा शर्मा ने क्या लिखी, सरहद के इस पार। ये पढ़ी भी होगी आपने, नासिरा शर्मा की 12th क्लास में कहानी लगती है ना, सरहद के इस पार। वो किन्नू वाली कहानी नहीं है कि ये किन्नू वाली कहानी होनी चाहिए शायद, ये जिसमें वो किन्नू लेने के लिए जाती है। मुझे नहीं पता कि मेरा वतन कहां है, सरहद के इस पार या उस पार। समझ गए, वो नासिरा शर्मा की कहानी है, सरहद के इस पार। ठीक है, तो ये भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई कुछ कहानियां हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको एक दो रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को इस तरह से मत जाने दीजिएगा, ठीक है। अब आप देखो, जैसे कुछ कहानियां, जैसे तमगे, वापसी, मित्रों मरजानी, तमगे, वापसी, मित्रों मरजानी, और दो चार बताता हूं, सुरंग, सुरंग, मछलियां, मैं हार गई। मैंने कुछ आज नोट डाउन किया है। और रानी मां का चबूतरा, बेनकाब, रानी मां का चबूतरा केवल आधुनिक कहानियों में से है, और बेनकाब, है ना। ये कुछ कहानियां हैं। और एक और बताता हूं, विनाश दूत और एक हरी बिंदी। दो कहानियां और बता देता हूं, एक है विनाश दूत और एक है हरी बिंदी। इन कहानियों के विषय मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने आपको सोचा कि आपको बता दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं तमगे। तमस नहीं है, तमगे। ये किसकी है,
भीष्म साहनी की है। किसकी है? भीष्म साहनी की। और इसमें है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर लिखी गई कहानी है। यानी किसको लेकर लिखी गई? द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर लिखी गई कहानी है। बात आती वापसी। अभी आपको बताया था किसकी है? उषा प्रियवंदा की है या चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है, आपको ये बताना है। तो ये उषा प्रियवंदा वाली कहानी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहां पे उषा प्रियवंदा, इसमें क्या है? वृद्ध विमर्श है। मतलब मैंने आपको बता दिया, सेवानिवृत्त होकर आए हुए व्यक्ति को अपने ही घर में ऐसा लगता है जैसे यहां कुछ नहीं है। मित्रों मरजानी जो है ये कृष्णा सोबती की है। कृष्णा सोबती की है और इसे क्या कहा जाता है? लघु उपन्यास के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद कहानी आती है सुरंग। तो सुरंग में आप यूं मान लीजिए ये भी उषा प्रियवंदा की है। ठीक है। इसमें क्या है कि एक निराशा में डूबा हुआ परिवार है। निराशा में डूबा हुआ परिवार की कहानी है। किस प्रकार से वो जो है निराशा से मतलब बाहर आता है, ये बहुत बढ़िया कहानी है ना। मतलब निराशा में इस कदर डूब जाता है कि उसे कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उससे उबरने के लिए वो भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इस कहानी में एक भी पुरुष पात्र नहीं है, सारे पात्र महिलाएं हैं। जितने भी पात्र हैं वो सारे के सारे पात्र जो हैं वो महिलाएं हैं। ये इस कहानी की जो सबसे खास बात है ना। मछलियां में क्या है कि ये भी उषा प्रियवंदा की है। प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या। प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या है ना। वो कहानी अभी शायद सिलेबस में भी लगी हुई थी जिसमें प्रेम का त्रिकोण देखने को मिलता है। तो ये भी कहानी मतलब है कि प्रेम त्रिकोण में व्याप्त, जो किस प्रकार से हमारे मन में ईर्ष्या व्याप्त हो जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है, इसको लेकर लिखा गया है। मैं हार गई, ये एक राजनीतिक कहानी है। वैसे भी यूं लगता है ना, चुनाव हार गई। ये एक क्या है? राजनीतिक कहानी है। रानी मां का चबूतरा भी मैंने आपको बता दिया। इसमें एक संघर्ष करती हुई मां की कहानी है। ठीक है। विनाश दूत जो है वो भोपाल गैस त्रासदी आपने सुनी होगी, इस पर लिखी गई कहानी है। ठीक है। और बेनकाब के बारे में है। अच्छा ठीक है। चंबल में व्याप्त शोषण, चंबल में व्याप्त जो शोषण है उसको लेकर लिखी गई कहानी है। और एक लास्ट मैंने और ऐड की थी, ये भी मुझे अच्छी लगी, हरिबिंदी कहानी, क्योंकि इसमें क्या है कि गृहस्थ स्त्री की स्वच्छंदता का वर्णन है। गृहस्थ स्त्री की स्वच्छंदता को लेकर लिखी गई कहानी है। तो ये इतनी कहानियों के सब्जेक्ट जो आधुनिक कहानी है, मोस्टली जो क्या है आधुनिक कहानी है, इन कहानियों का मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सब्जेक्ट अगर पता हो तो काफी हद तक फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी शानदार कहानी है, क्लास है, तो इसको आप ढंग से समझिएगा। और जो टेस्ट सीरीज है मैंने आपको फिर बता दिया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप इसको ध्यान से देख लें कि ये टेस्ट मात्र टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट जो है मात्र टेस्ट नहीं है। आप इसको देखो, एक बार वापस देखो। हाँ जी, क्योंकि इसमें चाहे तो आदिकाल का एक टेस्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन यहां 4 टेस्ट लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन टेस्ट से हमारा मूल्यांकन होगा और हमारे अंदर का डर निकलेगा, है ना। और जब डर निकलता है ना, तभी ताकत का पता चलता है कि हमने कितना सीखा और कितना जो है नहीं सीखा। आपने एक वो सुन रखा होगा, एक डर पे है। और देखो, जब डर खत्म होगा तो ताकत का पता चलेगा, ताकत का पता चलेगा
तो हम में और हिम्मत का संचार होगा और हम दूसरों की बातों में आएंगे नहीं। जो दूसरे नकारात्मक तत्व है जो हमें इशारे पे जो है निराश कर देते हैं, इशारे पे पॉजिटिव कर देते हैं, हम उनके इशारों पर नहीं चलेंगे और हमें अपने आप की कीमत पता चलेगी। इसको लेकर 4 लाइन आपको सुना देता हूं क्लास के अंत में कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तो याद रखें, कीमत अगर आपको अपनी आप पता लगानी है तो आप सबसे पहले ये डर निकालो। टेस्ट देकर, पहले टेस्ट में कम नंबर आए, दूसरे में कम नंबर, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू देते रहो देते रहो देते रहो। ये होगा कि संपूर्ण पाठ्यक्रम तक पहुंचते पहुंचते आप लोग जो है एकदम माहिर हो जाओगे, एक एक क्वेश्चन आपकी उंगलियों पे होगा। तो इसीलिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आगे जो भी वैकेंसी आ रही है हम सब के लिए एलिजिबल हैं और बार बार हमें जो है भटकना नहीं पड़े और इतने कम मूल्य पर जो है एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करना और उसमें 150 के करीब टेस्ट डालना, और वो भी ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट इस किताब से ले लिया उस किताब से, नहीं, बल्कि अभी भी जो मेरे सामने जो सर बैठे अभी भी क्वेश्चन जो है ऑनलाइन तैयार कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन तरासा जा रहा है। 100 क्वेश्चन के पेपर बन रहे हैं, फिर उसमें से 40 वापस हटाए जा रहे हैं। क्यों? कि नहीं ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये सीख मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो आप उनका फायदा उठाएं और बार बार भटकने से अच्छा है एक बार संपूर्ण कोर्स वाले टेस्ट सीरीज ले लें। 2 साल 1.5 साल तक, जब तक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नहीं हो जाती तब तक टेस्ट सीरीज हटेगी नहीं। प्लस आपके जो जून वाले, ये एक नेट है, दिसंबर वाला नेट है, अगला जून में नेट होगा, तब तक हटाएंगे नहीं। आप मस्त रहो, आनंद से पढ़ो और इस बार नेट सबको सेलेक्ट होना है, चाहे कोई किसी में भी हो। कोई नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने, कोई सेकंड ग्रेड बने, कोई रीट में सेलेक्ट हो, कोई फर्स्ट ग्रेड बने, लेकिन सेलेक्ट सबको होना है। इसलिए आप बढ़िया तैयारी करते रहें। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे मेरी बात, और इसी के साथ जो है इस क्लास को हम देते हैं विराम। शानदार टेस्ट सीरीज आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।